अनीता जी, वेलकम टू ईयरशॉट। मैं थैंक यू सोनाक्षी जी। आप हमारे यहाँ आई हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, इंटरव्यू आप देंगी हमें, तो आप अपने जर्नी के बारे में अगर थोड़ा सा बता सके कि आपने माउंटेनियरिंग आपको अट्रैक्ट कैसे किया। देखिए, जो मेरा जो जीवन है वो काफी संघर्षों से भरा रहा है, काफी चुनौतियां रही हैं मेरे जीवन के अंदर। और जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। और मेरा जो क्षेत्र है वहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। लड़के ही इतने नहीं पढ़ते तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट बात है। और लोगों की एक रूढ़िवादी विचारधारा, लड़कियों का बाहर निकलना बहुत ही मतलब कि ऐसी चुनौतियां कि एक लड़की बाहर सर्वाइव करती है, बाहर निकलती है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ऐसे कमेंट्स लोगों की, ऐसे नजरिया समाज की वो अनुमति नहीं। तो बहुत सारी परेशानियां मेरी लाइफ में रही। और मेरे पिता थे, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं किसान की बेटी हूँ, एक नॉर्मल किसान की। और मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहा, बेटे बेटियों को दोनों को बराबरी का वो रहा। अगर मेरी मदर घर में चपाती बना रही तो मेरे फादर सब्जी बना रहे हैं, यानी दोनों एज ए फ्रेंड की तरह उन्होंने काम किया। कभी भी हमने अपनी फैमिली में ये नहीं फील हुआ कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन जो आसपास का, जो गांव का, जो समाज का जो माहौल था, वो लड़कियों को लेकर के बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था कि भाई लड़कियां ये नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, सिर्फ औरत बच्चे पैदा करने के लिए बनी है, औरत की सिर्फ शादी होती है और वो बच्चे पैदा करती है, उसके अलावा वो कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बनूं। वो मुझे बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, मोटिवेट करते थे, देशभक्ति की भावना भरते थे। तो भगत क्या सिंह आपने या बॉक्सिंग इसी वजह से फिर शुरू किया? जी जी जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे को वो एक अच्छी बॉक्सिंग खिलाड़ी बनाना चाहते थे। उन्हें ओलंपिक का तो नहीं नॉलेज थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलूं। तो उनका सपना था कि मैं पूरे समाज की लड़कियों के लिए आइकॉन बनूं, मैं उन महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आइकॉन बनूं, उनका सपना था। लेकिन 12 साल की जब मैं थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो अचानक ही मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में। उसके बाद जो मेरे सपने थे, जो मेरी जर्नी थी, एकदम से पूर्ण रूप से बदल जाती है। और मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है 12 साल के अंदर कि बड़ी बेटी है, क्यों ना शादी कर दी जाए। और मुझे ये नहीं पता कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे मैं खुद को, 12 साल के बच्चे को क्या पता होता है। सबसे बड़ी मैं थी, बहन भाइयों में मदर थी, वो अनपढ़ थी, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो काफी चुनौतियां, यानी कि एकदम से जीवन बिल्कुल 100 डिग्री पे बदल गया। लेकिन मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, मेरे पिता ने जो हौसला भरा, मेरे पिता ने जो मुझे, मेरे अंदर जो देशभक्ति की भावना जगाई, मेरे पिता ने बताया कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ एक बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती। तो उन्होंने मेरे अंदर जो विचार शक्ति पैदा की, तो मैं उस, जो मेरे सामने सिचुएशन खड़ी हुई समाज के लोगों, तो तब मैं उसमें, मेरे फादर के वो विचार मुझे काम आए और मैं उसमें फाइट करने में कामयाब रही। लेकिन वो मेरे लिए आसान नहीं रहा। लोगों ने कहा कि, क्योंकि जब एक लड़की बोलती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये गलत है, उसके करैक्टर को लेकर के ही, अगर बोलना ही हमारे करैक्टर के ऊपर मतलब बहुत बड़ा एक वो है। उनको ये नहीं पता करैक्टर होता क्या है, सिर्फ वो करैक्टर की चीज को तोलते हैं। और लड़की को तो खासकर से, अगर कोई लड़की अपने विचार बोल के रखती है तो वो ये सोचते हैं कि ये करैक्टर लेस है, मतलब कहने का मतलब है ये गलत है या फिर ये भागेगी। तो बहुत सारी ऐसे, एक 12 साल का बच्चा जब ऐसी हालातों की, ऐसी सिचुएशन की, तो मैंने ठान लिया था कि लाइफ में कुछ अलग करना। मैंने अपनी फैमिली को लेकर के, मैंने खेत में हल चलाया, मैंने खेत में पानी लगाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं लड़का हूँ या लड़की, मैंने सोचा मेरी फैमिली को मैंने हैंडल करना है, अपने बहन भाइयों को कामयाब करना है। और मैंने हरियाणा पुलिस के लिए प्रयास किया, फिर मैं हरियाणा पुलिस में सेटल हुई। तो हरियाणा पुलिस में आने के बाद फिर मैंने कॉलेज में मैंने एडवेंचर देखा था, जहां पर ये कहा था कि ये लड़कियां नहीं कर सकती, यहाँ लड़के सिर्फ कामयाब हो सकते हैं। पुलिस भी मैंने इसीलिए चुना था कि यहाँ लड़कियां, गलत लड़कियां जाती हैं। तो मैंने उस धारणा को तोड़ने के लिए पुलिस ज्वाइन किया था कि पुलिस में जो लड़कियां लगती हैं वो अच्छी नहीं होती, उनका मतलब समाज एक नेगेटिव नजरिए से देखता था। तो मैंने पुलिस ज्वाइन किया। और फिर मैंने एडवेंचर को, जो चैलेंज मेरे सामने था कि यहाँ सिर्फ मर्द ही कर पुलिस से सकते। एडवेंचर कैसे पुलिस से चेंज कैसे एडवेंचर किया? मैंने अपने डीजी को लिखा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मेरे डीजी ने आईटीबीपी फोर्स, जो माउंटेनिंग के लिए स्पेशल, जो पहाड़ों पर सर्वाइव करती है, उसके साथ अटैच किया। मैंने उनके साथ बेसिक, एडवांस बहुत सारे हिंदुस्तान के एक्सपीडिशन माउंटेन क्लाइंब किए। और वहां से मैंने एडवेंचर की शुरुआत की। और फिर मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को एक बार नहीं, 4 अभियान तो किए और मन में 3 बार आपके मैं। पुलिस से एडवेंचर का ये जो जर्नी था, ये कहाँ से आया?
ये उन चुनौतियों ने खड़ा कर दिया कि मैं जो मेरे थॉट थे, जो मैं विचार थे मेरे, मैं उनको समाज के सामने रखना चाहती थी कि महिला इतनी कमजोर नहीं होती है, महिला बहुत मजबूत होती है, महिला बहुत पॉजिटिव होती है, महिला देश और समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात, महिला पुरुष को निर्माण करने वाली होती है, जो उसको जन्म देती है, और वही जन्म लेकर के उसके पेट में उसके बारे में इतना गलत सोचता है, उसके बारे में इतनी गलत थिंकिंग रखता है, उनकी नजरें इतनी नेगेटिव होती है एक महिला के प्रति। तो मैं अपने विचारों को समाज के सामने रखने के लिए मैं अपने आप को स्थापित करना चाह रही थी कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे मेरी आवाज, मेरे शब्द, मेरे जो विचार हैं वो लोग सुने कि वास्तव में महिला इतनी अच्छी और स्ट्रांग होती है। तो मेरे दिल में वहां से एडवेंचर, और मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल स्थापित करती जाऊं। एडवेंचर बहुत टफ है, जहाँ आदमियों के लिए बहुत मुश्किल है, पुरुषों के लिए ही वहां पर, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि यहाँ पर भी मैं अपने देश का झंडा गाड़ूंगी, ताकि ये कहे कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पुरुषों की धारणा है जो ये गलत है, क्योंकि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती है। कुछ चीजों में वो इसलिए पीछे रहती हैं क्योंकि हमारे समाज का जो सिस्टम बना हुआ है वो सोचती कि मेरा भाई आगे रहे, मेरा पति आगे रहे, और हम बैक में ही खड़े रहें, तो वो हमेशा उनको आगे लेके चलती है, और वो हमेशा ये सोचती कि कहीं पुरुष गिर ना जाए तो मैं इसके पीछे की वो बन जाऊंगी। तो मतलब कि वो पॉजिटिव होती है, लेकिन पुरुष उसको नेगेटिव सोचता है। तो इस धारणा को बदलने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े ये मुकाम और इतने रिस्की गेम को मैंने अपनाया। तो आपने ये जर्नी अपनी एडवेंचर वाली कब शुरू करी, कौन सी ईयर में? मैंने 2008 में शुरू की, और 2011 तक मैंने आईटीबीपी के साथ किया एक्सपीडिशन, हिंदुस्तान के बहुत सारे माउंटेन क्लाइंब किए। तो आपने 2013 में 2008 में जब आपने शुरू किया था अपना जर्नी, तो तब संख्या क्या थी, मतलब रेशियो क्या था वुमेन एंड मेन का माउंटेनियरिंग में? बहुत ही कम है ना, पुलिस में नहीं था तब तो। माउंटेनिंग तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत अलग फील्ड है, मतलब वहां तो। और हिंदुस्तान में तो था ही नहीं, आज भी नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि विदेशी लोग करते हैं। और ये चीज उन्होंने मेरे को चैलेंज भी किया था कि हिंदुस्तान में क्लाइंबर नहीं है। ठीक है, एवरेस्ट तक लोग चले जाते हैं, बेस कैंप तक चले जाते हैं, एवरेस्ट करना चाहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्लाइंबर नहीं है। तो मैंने 2019 में पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्लाइंबर थे एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे, पूरे वर्ल्ड के क्लाइंबर को लीड किया, और मैं पूरे ऐसा करने वाली मैं भारत की पहली बेटी रही पूरे वर्ल्ड की जिसने मैंने पूरे वर्ल्ड के क्लाइंबरों को लीड किया। तो आपने जब पहली बार ये शुरू किया तब आपके चैलेंजेस उस समय भी क्या थे? जब आप जैसे कह रहे हैं कि वुमेन ज्यादा क्लाइंब नहीं करते थे माउंटेन्स, तो उस समय फिर चैलेंजेस कैसे थे? सबसे बड़ा तो सोनाक्षी जी मैं बता दूं, मेरा गेम बहुत महंगा है। एक अभियान को करने के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में एवरेस्ट पे गई तो मेरी माँ को लोगों ने कहा कि इतने रुपए तो दे करके आप एक अच्छी घर में शादी कर सकती हो, गाड़ी दे दो, अच्छा लड़का मिल जाएगा, पता नहीं को। तो मैंने अपनी माँ को समझाया कि मैं पैसे खो नहीं रही, मैं ये बो रही हूँ, क्योंकि दहेज देकर हम खोएंगे और कोई गारंटी नहीं है कि कोई अच्छा लड़का, और मैं वहां जाऊं भी नहीं जहां दहेज के लिए। मुझे पसंद ही नहीं कि मैं दहेज लूं और दूं, और मैं अपने घर से ये शुरुआत भी करना चाहती हूँ कि हम ना बेटियों को देंगे ना हम बेटों का दहेज लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं इन्हीं चीजों के लिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी उपलब्धि खड़ी करूं जिनको, जो हमारी कुरीतियां बनी हुई है समाज के अंदर, मैं उनको तोड़ पाऊं, मैं उनको बदल पाऊं, कुछ तो मैं बदलाव ले पाऊं। तो मैंने अपनी माँ को अपना सपना दिखाया कि मैं अगर यहाँ पर मैं 30 लाख रुपए लगाती हूँ तो ये मैं समाज में बोऊंगी, एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। मैं अपने जो विचार हैं, मैं जो करना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, वो मैं कर पाऊंगी, ताकि लोग मेरी बात को सुनने लग जाएंगे कि हाँ अनीता कुछ कर रही है। तो मैंने इसलिए एडवेंचर में अपना कदम रखा कि मैं जो समाज में करना चाहती थी, जो मेरी इच्छा शक्ति है यूथ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, तो पर्यावरण को लेकर के, तो मैंने एडवेंचर को उसके लिए अपनाया, क्योंकि हमारे समाज में तभी बात सुनी जाती है जब हम कुछ करके दिखाते हैं। तो 2008 से लेकर आज तक की अगर बात करें तो विमेन माउंटेन क्लाइंबर्स आपके हिसाब से बढ़े हैं कि कम हुए हैं? नहीं, अभी बहुत चेंज आया, काफी बड़ी है अभी। हमारी क्लाइंबिंग के बाद तो कम से कम इंडिया में ही काफी महिलाएं आई हैं जो क्लाइंबिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे से क्लाइंब कर रही हैं लड़कियां। तो मेरे ही हरियाणा में बहुत चेंज आया है। मेरे हरियाणा में एडवेंचर के प्रति कभी सोचते नहीं थे, पता ही नहीं था लोगों को एडवेंचर होता क्या है, ये नहीं पता था। मैं पहली बार आई तो मेरे एसपी ने बोला था कि क्या पहाड़ पे चढ़ के आई, अपने बिटोड़े पर चढ़ जाती यहाँ पे। मतलब उनको ये नहीं पता बिटोड़े में और पहाड़ में कितना अंतर है। यानी एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को ये नहीं पता है। तो मैंने गांव में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जा करके एडवेंचर को लेकर के बहुत जागरूक किया, लोगों को बताया कि एडवेंचर भी कोई फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या मायने हैं।
तो बहुत सारे चैलेंज रहे, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ती रही। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे गेम की पॉलिसी नहीं है और ना इतना जल्दी स्पॉन्सर मिलता है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट पे मिल जाएंगे, वहां पर बैनर लग सकते हैं, ब्रांडिंग हो सकती है, लेकिन मेरे गेम में कौन कैमरा उठा के जाएगा इतनी हाइट पे, कौन मेरे फोटोग्राफ बनाएगा, कौन वीडियो बनाएगा। तो ब्रांडिंग नहीं होगी तो कंपनियां भी स्पॉन्सर के लिए नहीं आती। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना गेम चलाने के लिए। तो बहुत मेहनत रही है। और कभी परमात्मा ने अवसर दिया, कभी फिल्म बनी किसी मतलब कि फिल्म डायरेक्टर की मेरे ऊपर नजर पड़ी, तो मेरे जीवन की जो कठिनाइयां रही हैं, मेरे जीवन की जो हालात रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी ने स्टोरी लिखी तो वो बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहेगी। तो आप पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है नेपाल से और चाइना से। जी, मैं फर्स्ट महिला हूँ जिसने दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। आपके क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए, एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट, आपको पता ही है, फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत डिफिकल्ट होते हैं। 2 महीने वहां रहना होता है, हमारे मंथली प्रॉब्लम का भी हमने सामना करना पड़ता है, तो महिलाओं के तो अलग ही चैलेंज होते हैं। और जब महिला क्लाइम करती है तो जो हम लास्ट में डाउन सूट पहनते हैं, उसमें तो हम 48 घंटे तक उसको निकाल ही नहीं सकते। तो उसमें आप वॉशरूम जाना, वो करना, आप खोल ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या हालात होती है, उनका सामना करना पड़ता है। वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। वहां पर मैं ठहरी हरियाणा की रहने वाली, वहां जहाँ दूध दही का खाना, वहां पर मुझे ग्रीन टी, ब्लैक टी 2-2 महीने में इनके लिए गुजारना पड़ता है। और इतने माइनस कहाँ, मैं हिसार की रहने वाली जिसमें +50 और कहाँ -50 में मैंने काम करना पड़ता है। तो बहुत सारी वहां नॉर्मल जीवन नहीं है, क्योंकि आप जनवरी में यहाँ सोच लीजिए, एक सर्दी में कप उठाना ही कितना मुश्किल हो जाता। सुबह उठ के कोई ये सोचते हैं हम कि कोई हमें गर्म पानी दे दे या चाय दे दे। तो वहां तो टेंट पे इतनी बर्फ, सुबह स्लीपिंग बैग पे पूरा स्लीपिंग बैग बर्फ में ढका हुआ मिलता है। तो सुबह इतनी ठंड में निकलना और अपनी बॉडी को हर पल मेंटेन रखना, क्योंकि वहां पर किसी भी पल आपकी डेथ हो सकती है। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपका अभी तक का सबसे, अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सबसे चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए। सोनाक्षी जी, वैसे माउंटेन बहुत कोई भी खतरनाक आसान नहीं होता, डेफिनेटली कोई भी आसान नहीं लेकिन होता। कोई जो आपके माउंटेन दिमाग में वो बात रह गई हो, कोई अलग अलग चैलेंज रहते हैं। 2015 में भूकंप आया, तो मैं चाइना साइड से क्लाइम कर रही थी। और जब मैं 2400 की फीट की हाइट पे थी, तो मेरे बहुत सारे साथी, भूकंप आया, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, मैन के अंदर एवरेस्ट था। तो मेरे बहुत सारे साथी उस अभियान की भेंट चढ़े और मैं सो लक्की रही कि मैं उसमें जीवित रही। मैं थोड़ा सा दूर थी कैंपों से, क्योंकि जहां पर थोड़ा सा परमात्मा बचाने वाला है कि मैंने एक पत्थर को पकड़ लिया डूबते हुए, को एक तिनके की जरूरत होती है। तो उसके बाद जो मैंने हालात देखे और जो परिस्थितियां देखी, जो मैंने डेड बॉडी देखी, वो घबराने वाला सीन, इतने बड़े बड़े माउंटेन टूटे कि आवाज सुन के भी आदमी मर जाए। उसके बावजूद भी मैंने अपना मनोबल ऐसा ही रखा और मैंने चाइना सरकार से कहा कि मैं अब भी क्लाइम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की मेंटल हो चुकी है। मेरे को नीचे लाया गया, डॉक्टरों की टीम से मेरे को चेक करवाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? आपका चेक किस चीज का हुआ था? मेंटली सब टेस्ट हुए कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि भाई इतना बड़ा भूकंप आया है कि दिमाग खराब हो गया हो, मतलब भाई मानसिक रूप से एकदम बंदा इतनी बड़ी त्रासदी देख के कहीं पागल ना हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब भी पहाड़ चढ़ने के लिए बोल रही, अब भी एवरेस्ट चढ़ने के लिए बोल रही, तो मुझे नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा कि भाई ये नॉर्मल सिचुएशन में होगी। तो उन्होंने मेरे टेस्ट किए और उसके बाद मुझे बोला कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा कि देखिए, ये मेरे जीवन का, मेरे गेम का पार्ट है। तूफान आना, भूकंप आना, गहरी गहरी खाइयां, और मुझे पता है कभी भी डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़े है कि मैं अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ दूंगी। तो मैं अब भी क्लाइंबिंग के लिए तैयार हूँ और मेरा मकसद ये है। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा मेरा मकसद ये है कि मैं खासकर यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन में जब हम लक्ष्य बनाते हैं, सपने बनाते हैं, बनाना आसान है, उनको पूर्ण रूप से लागू करके आगे बढ़ना, उनके लिए मेहनत करना, उन चुनौतियों का सामना करना, वो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। और ऐसी बाधाएं जब आती हैं तो वो हमारे को कुछ न कुछ सिखा के जाती है। मैं यूथ को ये चाहती हूँ सिखाना कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो आप उसके आगे घुटने मत टेकें, उसके लिए लड़े। मेरा एक ही मकसद है, एवरेस्ट को क्लाइम करने का। तो उन्होंने मुझे सलूट किया। जब हिंदुस्तान की बेटियां इतनी मजबूत हो सकती है तो बेटे कितने मजबूत होंगे, ये चाइना गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने मुझे बोला। वो मेरे लिए एक अद्भुत पल था, बहुत बड़ा अवार्ड था। क्या बात है।
अच्छा, आपने जैसे बोला कि 2008 में काफी संख्या कम थी महिलाओं की जब वो क्लाइंब करती थी माउंटेन्स, तो उस समय तो फिर अगर महिलाओं की संख्या कम थी तो सुविधाएं भी बहुत कम होंगी। सुविधाएं माउंटेन के अंदर नाम मात्र की होती हैं सुविधाएं। चलो हर दिन इक्विपमेंट ठीक आता है, अच्छा आता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ नेचर के सामने कोई इक्विपमेंट काम नहीं करता। प्रकृति प्रकृति है, उसके सामने हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, चाहे कितना ही हम बड़ी बड़ी चीजें बना ले। प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं है, उसके लेकिन सामने जैसे सब कुछ जीरो माउंटेन हो जाता है। कैंप्स तो होते होंगे वहां पे, एक कुछ कैंप सेटअप किए जाते होंगे। नहीं, कैंप्स तो हम लगाते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं, 2-2 महीने कैंप्स में रुकते हैं हम। लेकिन कैंप्स भी आप ये सोचिए कि मकान में आपकी ठंड नहीं रुकती, तो कैंप्स तो नॉर्मल कपड़े का होता है, तो उसमें आप कैसे रुक पाएंगे। तो आपके साथ जैसे आपके जितने भी मेल कॉलीग्स थे जो आपके साथ जो माउंटेन चढ़ रहे थे, उनका क्या एटीट्यूड रहता था आपकी तरफ? मैं शुरू की बात कर रही हूँ, 2008 या 2009 के आसपास की। देखिए स्टार्टिंग में यही रहता है लोगों को, जब तक आप कोई भी अचीवमेंट स्थापित नहीं कर पाते तब तक यही रहता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लगभग आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है। अच्छा, कोई भी फील्ड हो, आपने भी शुरुआत की होगी तो ये बोला होगा कि क्या है पत्रकारिता, लड़कियां नहीं कर पाएंगी, ये प्रॉब्लम है वो। जब घर से लड़की निकलती है तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ही हमने सुनने को मिलते हैं। तो जब हम कोई भी, मैं हमेशा लड़कों से आगे दौड़ने में रहती थी, हर एक्टिविटी में मैं लड़कों को मात देती थी, कभी ये नहीं, क्योंकि हमारा सारा चीज दिमाग से होती है। जो हम दिमाग में ठान लेते हैं, जो दिमाग से सोच लेते हैं, वो सारा यहीं से होता है। तो जो भी लोग कुछ बोलते थे मैं उसके अपोजिट सोचती थी। लगभग 99% लोग नेगेटिव ही बोलते थे। हाँ, जब मैंने उनके सामने अचीवमेंट रख दी तो वही लोग बोले कि हमें तो पता था अनीता करेगी, 100% जिद्दी है ये तो करके दिखाएगी। तो यानी कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, फिर थोड़े दिन में आपके साथ थोड़ी थोड़ी सुर में सुर मिलाना शुरू करते हैं। फिर आप अचीवमेंट रख देते तो फिर वही लोग आपके लिए तालियां बजाते और ये कहते हैं कि हमने तो पता था 100% करके दिखाएगी। तो ये रेसो है ये लाइफ का सबके साथ। तो एज अ वुमन माउंटेनियरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए अभी तक क्या रहा है अभी तक? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है जब हमारे मंथली प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्लाइंबिंग का जो टाइम होता है सबमिट का, तो सबमिट में हम डेट को चेंज नहीं कर सकते, वेदर के अकॉर्डिंग हमें वही मिलती है। तो वहां पर ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लेडीज प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप समझिए कि हम 3-4 दिन तो वैसे ही हम उसमें उठ नहीं पाते, तो कैसी परिस्थितियां रहती है। और फिर इतने बड़े बड़े माउंटेन में काम करना, क्लाइंब करना, वहां पर जब भी मैं माउंटेन में जाती तो इतना भयंकर इन्फेक्शन हो जाता, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई वहां पर हम इतनी सैनिटरी पैड भी चेंज नहीं कर पाते, ना हम ना पाते, 2-2 महीने हम कहाँ इतना ना पाते। क्या हो गया, 15 दिन में थोड़ा बहुत टॉवल से आपने बॉडी साफ कर ली। तो आप सोचिए कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन रहती होंगी एक महिला होने के नाते, क्योंकि आपको पता ही है कि महिला की प्रॉब्लम क्या क्या होती है। यूरिन टाइम पे पास नहीं हुआ तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसी महिलाओं के लिए। टेंट में सोना, कई बार क्या होता है कि आपको ऊपर जो समिट में होते हैं तो वहां आपको जेंट्स लोगों के साथ भी सोना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर वहां आपने वॉशरूम जाना, कपड़े चेंज करने, तो बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक ही बात कहती हूँ, तो लक्ष्य बड़े हो तो ये सब छोड़िए। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय हर उस नागरिक को देना चाहती हूँ जिससे मैंने सीखा, चाहे वो एक शिद्दत से काम कर रहा मोची है, चाहे वो एक शिद्दत से काम कर रहा कोई भी छोटा सा दुकानदार है, कोई भी व्यक्ति है जो 100% अपने काम को दे रहा, वो मेरे लिए प्रेरणा है। और खासकर मेरी माँ, जिन्होंने मुझे विपरीत चुनौतियों के अंदर सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ये कहा बेटा आगे बढ़ो, कभी ये नहीं कहा कि आप पीछे जाओ या आपकी शादी करनी जरूरी है, ये वो। समाज पूरा विपरीत रहा तब भी मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही। तो मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ और मेरे पिता को, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज एक चीज दी। मैं एक ही बात कहती हूँ, बच्चों को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनको सपने दे दो, उनका पूरा जीवन खूबसूरत गुजरेगा। क्या बात है। अच्छा, आपने यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है पूरे अपने इंटरव्यू में। अगर आप यंग लड़कियों के लिए, विमेन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यंग लड़कियों के लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि पॉजिटिव तरीके से काम करें और हमारी उपस्थिति इस तरीके से दर्ज कराएं कि भाई हम एक पॉजिटिव मैसेज जाए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो कई बार बहुत सारी चीजें नेगेटिव जब महिलाओं के बारे में सुनती हूँ, तो मैं एक महिला हूं तो काफी बार दुखी भी हो जाती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप अपराध भी मत सहन कीजिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से हैंडल कीजिए और अपने लक्ष्य सबसे पहले अपने लिए जिए।
क्योंकि महिला हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है। जब तक हम खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अपने आप को कामयाब जरूर बनाए, क्योंकि जब आप अपने पांव पे खड़ी होगी तो आपने किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान किसी के ऊपर आश्रित होता है तो वो इंसान उसका शोषण करता है, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप भाई कोई भी हो। मतलब ये कड़वी सच्चाई है। जब हम कामयाब होते हैं तो हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। हमारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं उनको हम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही कहूंगी कि पॉजिटिव तरीके से मेहनत करें और अपने कदमों पे खड़ी हो सभी महिलाएं। क्या बात है। इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। ईयर शॉर्ट में हम इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सोनाक्षी।